हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका स्टडी स्मार्ट वे में स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें कि आपके सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपके हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं। अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं, इसी तरह के प्रश्न आप लोगों के लिए लाए हैं, जिसमें आपका जीके भी है, जीएस भी है और कुछ प्रश्न करेंट अफेयर्स से भी संबंधित हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई, जिसको कि FAO भी कहा जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पूछा गया है इसकी स्थापना कब हुई। 15 अक्टूबर 1944, 16 अक्टूबर 1945, 17 अक्टूबर 1946 या फिर 18 अक्टूबर 1947। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई है 16 अक्टूबर 1945 में। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई है कनाडा में। इसकी स्थापना कनाडा में हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय रोम में है, जो कि इटली में है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो वो रोम में है, जो कि इटली में है। और इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई, तो वो 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा में। और वर्तमान में इसमें कितने राष्ट्र सदस्य हैं, तो वर्तमान में FAO में 151 देश सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है। भारत और रूस के बीच जो हुआ है नौसैनिक अभ्यास, उसको क्या नाम दिया गया। कोपे, इंदिरा नेवी, भारत रूस नौसेना अभ्यास या फिर मिलाप। तो भारत और रूस के बीच जो नौसैनिक अभ्यास हुआ है उसका नाम है इंदिरा नेवी। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है और इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी। तो आप समझ लीजिएगा, भारत और रूस के बीच जो नौसैनिक अभ्यास है उसका नाम इंदिरा नेवी है और यह बंगाल की खाड़ी में हुआ है और इसकी शुरुआत हुई 2003 से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त को, 21 अगस्त को, 26 अगस्त को या फिर अगस्त को। तो जो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है, ये जो कि वृद्ध लोगों के लिए समर्पित है, यह मनाया जाता है 21 अगस्त को। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हुई है 1991 से। 1991 को ये पहली बार मनाया गया, उसके बाद से हर साल 21 अगस्त को मनाया जाने लगा। तो यह वृद्ध लोगों के लिए समर्पित है और यह 21 अगस्त को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फुकुओका पुरस्कार जो है यह एक जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह जापान का पुरस्कार है और अब पूछा गया है कि यह इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रतनलाल, यास्मीन लारी, पी साईनाथ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फुकुओका पुरस्कार है यह पी साईनाथ को दिया गया है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम है पालागुम्मी साईनाथ और यह एक पत्रकार हैं। यह एक पत्रकार है और यह साईनाथ जो हैं वो भारत में खेती करने वाले जो गरीब किसान हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इनको ये जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पालागुम्मी साईनाथ या फिर पी साईनाथ। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सासाराम में किस शासक ने अपना मकबरा बनवाया था। सासाराम जो कि बिहार में है, बिहार के सासाराम में किस शासक ने अपना मकबरा बनवाया था। अकबर ने, बाबर ने, शेर शाह सूरी ने या फिर इस्लाम खान ने।
तो जिस शासक ने अपना मकबरा बिहार के सासाराम में बनवाया था उसका नाम है शेरशाह सूरी। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने कई चीज़ें बनवाई हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको कि जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्राणी उद्यान में पहली बार एशियाई शेर कोविड-19 के दौरान पॉजिटिव पाए गए? तो भारत के कौन सा प्राणी उद्यान है जहां पर पहली बार जानवरों में यानी कि एशियाई शेर में भी कोविड-19 के लक्षण पाए गए और वो पॉजिटिव हो गए? चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। हैदराबाद नेहरू प्राणी उद्यान, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, राजीव गांधी प्राणी उद्यान या फिर अलीपुर प्राणी उद्यान। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेहरू प्राणी उद्यान जो है यहाँ पर एशियाई शेर पॉजिटिव पाए गए थे कोविड-19 के दौरान। और कितने एशियाई शेर पॉजिटिव पाए गए थे? तो वो 8 थे, जिसमें कि 4 शेर थे और 4 शेरनी थी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेहरू प्राणी उद्यान जो कि हैदराबाद में है, यहाँ पर पहली बार एशियाई शेर कोविड-19 के दौरान पॉजिटिव पाए गए थे। अब आपको और बता देते हैं, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये विशाखापट्टनम में है। राजीव गांधी प्राणी उद्यान यह पुणे में है और अलीपुर प्राणी उद्यान ये कोलकाता में स्थित है और नेहरू प्राणी उद्यान जो कि हैदराबाद में है। तो आप सभी लोग इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ये इन्वायरमेंट के पेपर में भी पूछा जा सकता है कि आपको प्राणी उद्यान का नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कहाँ पर है। तो इसलिए इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस किस वैज्ञानिक की याद में मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस रॉबर्ट हुक, कार्ल लैंडस्टेनर, विलियम रॉन्टगन या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो यहाँ पूछा गया यह किस वैज्ञानिक की याद में मनाया जाता है? तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने ही ब्लड ग्रुप्स का पता लगाया था, यानी कि खोज की थी ब्लड ग्रुप्स की। यहाँ से आपका एक प्रश्न तो ये सीधा सीधा ही बन जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो वो कार्ल स्टेनर ने की थी। और विश्व रक्तदान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो वो भी यही हो जाएंगे। और विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? तो वो है 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन कार्ल लैंडस्टेनर का जन्मदिन होता है, इसलिए उनकी याद में ही विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन पुस्तक में पुलिस और उसकी संरचना का उल्लेख और विवरण दिया गया? कौन सी प्राचीन पुस्तक में पुलिस के बारे में और उसकी संरचना के बारे में पूरा विवरण दिया गया है? मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में, सूर्य सिद्धांत में या फिर रत्नावली में? तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य का यह ग्रंथ है, यानी कि उनकी पुस्तक है। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है और इसी पुस्तक में इन्होंने न्याय व्यवस्था के बारे में और कई सारी बातों के बारे में पूरा विवरण दिया था, व्याख्यात्मक बताया गया था इसमें इन्होंने। चाणक्य एक बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ थे और इन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला आसियान भारत हैकथॉन 2021 कब संपन्न किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 फरवरी 2021, 3 फरवरी 2021, 6 फरवरी 2021 या फिर 4 फरवरी 2021। तो पहला आसियान भारत हैकथॉन जो है 2021 में ये संपन्न किया गया और इसकी डेट थी 5 फरवरी 2021। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका जो लक्ष्य था वो था भारत और आसियान देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना था, इसका जो लक्ष्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस सूची में नागरिकता शामिल है? भारतीय संविधान की कौन सी सूची है जिसमें नागरिकता को
बताया गया है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या फिर अवशिष्ट सूची? तो भारतीय संविधान की संघ सूची में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन सूचियों में कुल कितने विषय हैं ये आपको बता देते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, संघ सूची में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की संघ सूची में नागरिकता को शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? संसदीय प्रणाली को भारत की देन ऐसी कौन सी प्रथा है? कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल या फिर शून्यकाल? तो यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली को भारत की देन है वो शून्यकाल है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। शून्यकाल जो है यह प्रश्नकाल के बाद का समय होता है। तो ये प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है और इसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही इसकी अवधि हो सकती है और इसकी अवधि होती है 12 बजे से 1 बजे तक। 12 बजे होने की वजह से ही इसको शून्यकाल कहा जाता है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने हिमालयी नमक को भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया? ऐसा कौन सा देश है जिसने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर भूटान? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अशोक का कौन सा अभिलेख आरामाइक लिपि में है? अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसकी लिपि आरामाइक है? महास्थान, सरेकुना, मनसेहरा या फिर शाहबाजगढ़ी? तो अशोक के जो मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख हैं ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। इनको भी नोट करते चलिए। ये अभिलेख इनके खरोष्ठी लिपि के हैं और पूछा गया है आरामाइक लिपि का कौन सा है? तो यहाँ पर महास्थान है, यह आरामाइक लिपि का है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया का उद्देश्य पूछा जा रहा है कि क्या है? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। और क्या था, चलिए देखते हैं। विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाने के लिए इसके अंतर्गत छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, गरीब लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए, या फिर उद्यमिता को बढ़ाने के लिए सड़क निर्माण को बढ़ावा देना। तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य था उद्यमिता को बढ़ाना। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाली का चित्र कहाँ की चित्रकारी में मिलता है? बोधिसत्व पद्मपाली के जो चित्र हैं वो कहाँ की गुफाओं की चित्रकारियों में मिलते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाघ की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में या फिर बादामी गुफाओं में? तो बोधिसत्व जो पद्मपाली के चित्र हैं वो अजंता की गुफाओं में मिलते हैं। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं यह 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और यह महाराष्ट्र में स्थित है। और यहीं पर बोधिसत्व पद्मपाली के चित्रों की चित्रकारी मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोविड-19 वैक्सीन सिनोवैक को वैश्विक उपयोग के लिए मंजूरी दी है।
यह किस देश की वैक्सीन है? WHO के द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन है जो सिनोवैक, उसको मंजूरी दे दी गई है। और यह किस देश की वैक्सीन है? रूस की, अमेरिका की, चीन की या फिर इंग्लैंड की? तो जो सिनोवैक वैक्सीन है यह चाइना की है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चीन ने एक वैक्सीन निकाली थी सिनोवैक, जिससे कि कई सारे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ चुकी है और लोग सही हो रहे हैं, जो कि प्रभावशाली है। इसलिए WHO के द्वारा इसको उपयोग करने के लिए मंजूरी दे दी गई थी। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस बांध परियोजना से सिंचाई सुविधा की सुलभता के कारण संबलपुर को उड़ीसा का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यहाँ पर प्रश्न है, संबलपुर जो है वो उड़ीसा का एक राज्य है, तो इसको किस बांध परियोजना के तहत सिंचाई सुविधा की सुलभता के कारण चावल का कटोरा कहा जाता है? चलिए देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना या फिर भाखड़ा नागल परियोजना? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध परियोजना, ये सही हो जाएगा। यह उड़ीसा में है और यह किस नदी के ऊपर बना है? तो वो महानदी पर, यह महानदी के ऊपर बना है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। और इसी की वजह से सिंचाई सुविधा की सुलभता के कारण संबलपुर को चावल का कटोरा कहा जाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1920 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1924 में? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1928 को। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस संस्था के संस्थापक कौन है? तो वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1928 में। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली 100% कागज रहित सरकार कौन सी बन गई है? विश्व की ऐसी कौन सी सरकार है जो पेपरलेस सरकार बन चुकी है? दुबई, स्वीडन, डेनमार्क या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दुबई। दुबई जो है वो विश्व का पहला ऐसा देश है जहाँ पर 100% कागज रहित यानी कि 100% पेपरलेस सरकार बन चुकी है, वो दुबई है। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दुबई में कागज के सारे काम खत्म कर दिए गए, सब कुछ उनका डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो यहाँ विश्व की पहली 100% कागज रहित सरकार दुबई बनी है। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दुबई की राजधानी कौन सी है? तो वो अबू धाबी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पंजाब, राजस्थान, गुजरात किस देश की सीमा साझा करते हैं? पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं वो किस देश से अपनी सीमा को साझा करते हैं? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं, यह पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन तीनों के अलावा जम्मू और कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो यहाँ आपके 4 राज्य हो जाएंगे, इनको नोट कर लीजिएगा, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन का केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ था? तेभागा आंदोलन जो था यह बंगाल का एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। बंगाल का एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन था और यह 1946 में यह आंदोलन सशक्त हुआ था। और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था लगान की दरों को कम करना। तो इस आंदोलन का केंद्र जो था वो बंगाल था। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तेभागा आंदोलन किससे संबंधित है, तो वो किसान आंदोलन है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एशिया का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? एशिया का सबसे शुष्क स्थल पूछा जा रहा है, कौन सा है? अबू धाबी, मस्कट, दुबई या फिर अदन? तो एशिया को जो सबसे शुष्क स्थल है वो अदन है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अदन जो है यह यमन में है। यमन का एक शहर है अदन, वही है एशिया का सबसे शुष्क स्थल। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे ऊंचे सिनेमा हॉल का उद्घाटन कहाँ किया जाना है? विश्व का जो सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल बनेगा वह कहाँ बनेगा? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? तो विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल यह लद्दाख में इसका उद्घाटन लद्दाख में होगा। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह कितनी ऊंचाई पर है? तो यह 11,562 फीट की ऊंचाई पर है। 11,562 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल है, जो कि लद्दाख में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांदला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांदला बंदरगाह जो है यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ आपका यह पूछा गया है कि कहाँ स्थित है, कोलकाता में, गुजरात में, मुंबई में या फिर कर्नाटक में? तो कांदला बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात के कच्छ में स्थित है यह कांदला बंदरगाह। अब इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। बदले हुए नाम जरूर नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का नाम पहले क्या था, तो वो आपको बताना है, कांदला बंदरगाह। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह गुजरात में स्थित है और वर्तमान में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्गों का संघ नामक संगठन की स्थापना की थी? दलित वर्गों का संघ नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम या फिर घनश्याम दास बिरला? तो दलित लोगों के लिए जो मसीहा हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हीं ने दलित वर्गों का संघ नामक संगठन की स्थापना की थी। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1930 में हुई है। 8 अगस्त 1930 में नागपुर में हुई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्गों का संघ नामक संगठन की स्थापना। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल शुरू किया गया? सेहत ओपीडी पोर्टल यह किस मंत्रालय ने शुरू किया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने? तो आप सभी लोग, अगर यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया और आप लोग अगर बिना पढ़ कर गए तो आप सभी लोग पहला ऑप्शन सही करके आएंगे, क्योंकि यह सेहत से रिलेटेड है। परंतु यहाँ आपका ये गलत हो जाएगा। यह सेहत ओपीडी पोर्टल यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सेहत ओपीडी पोर्टल को शुरू किया है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय सापला, अशोक कुमार माथुर, संदीप जजोदिया या फिर पीडी बाघेला? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो गुजरात कैडर के आईएएस हैं, पीडी बाघेला। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका कार्यकाल है 3 वर्ष। यह 3 वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन बन गए हैं पीडी बाघेला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में किस वर्ष बनाया गया था? भाषाई राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को कब बनाया गया था? 1950 में, 1953 में, 1961 में या फिर 1966 में?
तो आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। ये नोट कर लीजिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, यह गाना किसके द्वारा लिखा गया? इसको ध्यान से देखिएगा। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, यह गाना किसने लिखा है? संत कबीर ने, गुलजार ने, कवि प्रदीप ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो यह गाना कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको किसके द्वारा गाया गया है? तो इसको स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया है। इस गाने को ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इस गाने को 27 जनवरी 1963 को, ये डेट याद रखिएगा, 27 जनवरी 1963 को जवाहरलाल नेहरू जी के सामने लता मंगेशकर जी ने गाया था, जो कि इस गाने को सुनकर जवाहरलाल नेहरू जी भाव विभोर हो गए और उनकी आंखें नम हो गई थीं। और इस गाने को लिखा गया है कवि प्रदीप के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा संवैधानिक पद किसी महिला के पास नहीं रहा? इनमें से ऐसा कौन सा पद है जो किसी महिला के पास अभी तक नहीं रहा है? लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त? तो यहाँ आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश अभी तक एकमात्र ऐसा संवैधानिक पद है जो अभी तक किसी महिला के पास नहीं रहा है। तो यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए थे, जिसमें कि आशा करते हैं आप लोगों ने सभी प्रश्न देख लिए होंगे और अपने नोट कर लिए होंगे। जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें लगी होगी वो आप लोगों ने नोट कर ली होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।